हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो आपके सीआईएसएफ एससीएम के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और इसमें बहुत सारे लोगों के फॉर्म भी रिजेक्ट हो चुके हैं। लेकिन ये वीडियो जिनका रिजेक्ट हुआ उनके बारे में नहीं है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका अभी सीआईएसएफ एससीएम का जो है फिजिकल होने वाला है, पीएसटी और डीवी होने वाला है। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब बीएसएफ का जब फिजिकल हुआ था तब भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर रनिंग होगी या नहीं होगी, वेट में अनफिट करेंगे कि क्या करेंगे, हमारा तो वेट कम है, हमारा वेट ज़्यादा है। तो तब भी मैंने लोगों को बताया था, क्योंकि मेरा जो बीएसएफ का जो डीवी और पीएसटी वो क्वालिफाई हो चुका है, तो उसका भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो उस बेसिस पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें एंट्री से लेकर एग्जिट तक आप लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है, वहाँ पर कौन कौन से स्टेजेस होंगे, कितने फेजेस में क्या कुछ होने वाला है, सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंट्री जब होगी तो वहाँ उस वक्त क्या क्या होगा। तो एंट्री आपको पता है, आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है आपको 6:30 का दिया हुआ है। तो कोशिश करना 6:30 से पहले ही आप पहुँच जाओ, या रात को ही पहुंच जाना, क्योंकि सेंटर तो थोड़ा बहुत दूर ही होगा ऑब्वियसली आपसे। तो वहाँ पर आपको रात को रुक जाना है और सुबह आपको सेंटर के आसपास ही कहीं रुक जाना। आपको रात का कोई होटल वगैरह देख लेना या धर्मशाला वगैरह जो भी आपको वहाँ पर मिले, वहाँ पर आपको रुक जाना है और सुबह आप 6 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना है। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 6:30 का है। रिपोर्टिंग टाइम पर आपको वहाँ पर वो क्या क्या चेक करेंगे एंट्री देने से पहले। तो आपका एडमिट कार्ड देखेंगे और एडमिट कार्ड पर आपका जो फोटो है वो लगा होना चाहिए। या उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है एडमिट कार्ड में कि एडमिट कार्ड पर आपका फोटो जो है चिपका हुआ होना चाहिए। और आपके पास एक फोटो आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और एडमिट कार्ड पर फोटो भी आपका लगा हुआ होना चाहिए। ये आपके दो डॉक्यूमेंट एंट्री के वक्त आपके लगने वाले हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपका 6:30 का है। अब एंट्री के बाद क्या होगा, तो जैसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी वो आपका जो सीआईएसएफ का जो अंदर जो ग्राउंड होगा, जो आपका वहाँ पर वो आपको ले जाएंगे। वो आपको ग्राउंड में बैठा सकते हैं या कोई बड़ा सा हॉल होगा वहाँ पर भी वो आपको बैठा सकते हैं। वहाँ पर वो बैठाएंगे, अलग अलग बैच बनाएंगे वो रोल नंबर वाइज। वो बैच 20 लोगों का भी हो सकता है। बीएसएफ में हमारा जो है 20-20 लोगों का बैच बनाया था। बैच आपका यहाँ पर सीआईएसएफ में जो है एक सेंटर पर ज़्यादा बच्चे होंगे, तो हो सकता है यहाँ पर 50 लोगों का कोई बैच हो। तो इस तरीके से वो रोल नंबर वाइज आप लोगों के बैच बनाएंगे और बैच वाइज ही फिर आप जो आगे की प्रोसेस है वो शुरू होगी। तो बैच बनाएंगे, देन वहाँ पर कुछ एक फॉर्म भी आप लोगों से भरवाएंगे वो। और उसके बाद जो है वहाँ पर एक जो फॉर्म ऑलरेडी होगा, वहाँ पर आपके फ़ोटो वगैरह लगे होंगी। तो वहाँ पर आपको अपना जो है अंगूठा लगाना है एक तो, और वहाँ पर अपने साइन भी आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका एंट्री के बाद का प्रोसेस है। क्या क्या होगा, वहाँ पर बैठाएंगे, बैच बनाएंगे और आप लोगों से कुछ फॉर्म भरवाएंगे। और एक वहाँ पर आपकी जो है एंट्री होगी जहाँ पर आपका अंगूठा लगेगा और आपके साइन होंगे। इसके बाद क्या होने वाला है, आपका पीएसटी होगा। ठीक है, पीएसटी में सबसे पहले क्या होगा, वो आपका हाइट मापेंगे, उसके बाद वेट मापेंगे, उसके बाद आपका चेस्ट मापेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर रनिंग होगी क्या, तो बिल्कुल इसमें रनिंग नहीं होगी। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें सिर्फ मेजरमेंट होता है। रनिंग वगैरह होती है उसको बोलते हैं पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका सीआईएसएफ में नहीं है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में भी नहीं है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल में भी नहीं है, और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में भी जो आपका मिनिस्ट्री लेवल की जो पोस्ट होती है उनमें आपका पीटी नहीं होता, यानी रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। हाइट मापेंगे, वेट मापेंगे और चेस्ट मापेंगे। और दूसरी बात, वेट में वो आप लोगों को बाहर नहीं करेंगे, वेट कम है या ज़्यादा है तो वो उसमें लिख देंगे कि अंडर वेट है या ओवर वेट है। इसमें अभी आपको वो बाहर नहीं करेंगे। मेडिकल में आप लोगों को बाहर कर सकते हैं, तो इसलिए वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका वेट कम है तो आप अपना वेट बढ़ाइए, क्योंकि मेडिकल में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अभी पीएसटी और डीवी के वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है वेट में, लेकिन वो मापेंगे ज़रूर। ठीक है, तो अगर वेट आपका सही है तो वो आपको फिट तो करना ही है, वेट में तो अनफिट नहीं करेंगे वो। अगर आपका वेट कम है तो वो लिख देंगे अंडर वेट, वेट ज़्यादा है तो लिख देंगे ओवर वेट, और आप लोगों को कहेंगे कि आप अपना वेट बढ़ाइए या कम कीजिए मेडिकल तक। ठीक है, हाइट में आप लोगों को बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल आपका जो हाइट जितना उन्होंने मांगा है उतना आपका होना चाहिए। चेस्ट में भी आप लोगों को अनफिट वो कर सकते हैं। अगर आप चेस्ट फुला नहीं पा रहे हो, अगर 5 सेंटीमीटर आप नहीं फुला रहे हो, तो भी आपको जो है चेस्ट में वो अनफिट कर सकते हैं। तो हाइट और चेस्ट में आपको अनफिट कर सकते हैं, लेकिन वेट में आपको अनफिट नहीं करेंगे और रनिंग नहीं होगी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब इस चीज़ को, वेट को और रनिंग को लेकर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
पीएसटी के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर का होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर की भर्ती है, और जो सेंटर की भर्तियां होती है उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंटर का ही लगता है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास आपकी 4 फोटो होनी चाहिए कलरफुल, जो आपने फॉर्म में लगाई थी या फिर रिसेंटली जो आपके पास है वो। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी जो डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल तो लेकर जाने ही है, प्लस आपको इनकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। अब उन्होंने तो एक ही फ़ोटोकॉपी मांगी है, लेकिन आप इसकी जो है 3 या 4 फोटोकॉपी अपने साथ ले जाना। मांगी एक ही है और वो लेंगे भी एक ही, लेकिन हो सकता है कहीं गुम वगैरह हो जाए, तो अपने पास एक्स्ट्रा रखनी है ना, आपको कोई वजन थोड़ी लग रहा है भाई, आपकी नौकरी का सवाल है, तो 1-2 फोटोकॉपी आप एक्स्ट्रा अपने पास रख सकते हो। और डॉक्यूमेंट की तो अगर मैं बात कहूँ तो ये इतने तो आपको चाहिए, इतने ही वो आप लोगों से मांगेंगे। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी ले जाना, वो मांगेंगे नहीं लेकिन फिर भी ले जाना, उसमें कोई वजन तो होता नहीं है, तो ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मांगेंगे आपसे इतना ही, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आईडी प्रूफ तो आपका एंट्री के वक्त ही आपका चेक हो गया था। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ये आपके डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फिर आपका होगा बायोमेट्रिक। क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक आप सब लोग जानते हो, तो वहाँ पर वो एंट्री आपकी हो जाएगी बायोमेट्रिक में। उसके बाद ये एक नोटिस है जो कि सीआईएसएफ का ही है, तो इसमें कुछ 20 पॉइंट दिए हुए हैं, हम इनको ध्यान से देखने वाले हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इनको आप ज़रूर देखना। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ वो क्या है कि इस ई प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर अपने हाल के रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ को विधिवत चिपकाते हुए भर्ती केंद्र पर आए, अन्यथा आपको भर्ती केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको अपनी फ़ोटो चिपका कर ले जानी है। वहाँ पर एक वो बॉक्स सा दिया हुआ है, अपनी जो फ़ोटो लगी हुई है उसके पास ही, तो वहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपका करके ले जानी है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो आपकी भर्ती है वो 12th बेस पर है, तो जिन लोगों जब फॉर्म भरा था तो वो अपीयरिंग वालों ने भी भर दिया है, तो अब अगर जिनकी 12th कंप्लीट नहीं हुई है तो वो पात्र नहीं होंगे इस भर्ती में। यानी कि फॉर्म के वक्त भले ही आप अपीयरिंग में होंगे, लेकिन अभी आपकी 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप लोग इस भर्ती में जो है एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप भर्ती में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ कि 2022 के पद के लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है। जो अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता अर्थात 12वीं पास को पूरा नहीं करते हैं वे भर्ती में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट है कि भर्ती के दिन उम्मीदवार के लिए भर्ती केंद्र पर रिपोर्टिंग का जो समय है वो 6:30 बजे का है, तो आपको 6:30 बजे से पहले ही पहुंच जाना है, और भर्ती प्रक्रिया सुबह 7 बजे से आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आपका 6:30 बजे का है, और जो भर्ती प्रक्रिया है वो 7 बजे से आपकी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ई प्रवेश पत्र को ध्यान से जांच लेना, अगर इसमें कोई कमी है तो सुधार हेतु भर्ती बोर्ड के संज्ञान में लाए। आपने जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसको अच्छे से चेक कर लेना कि उसमें कोई नाम वगैरह में, डीओबी वगैरह में, या फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कोई भी कहीं कुछ उसमें गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो वो चेक कर लेना, हो सकता है वहाँ पर वो उसमें सुधार हो जाए, आपका सेंटर में सुधार हो सकता है। ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह अगर आपके कुछ गलत हैं तो उसमें भी वहाँ पर आपका सुधार हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपकी 5वां पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अपने पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन नवीनतम फोटो और सभी शैक्षणिक यानी कि जो जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, यानी कि 10th 12th की जो मार्कशीट है, वो जाति, निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ एक सेट फोटोकॉपी भी साथ लानी है। यानी कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो ओरिजिनल भी लेकर के जाने हैं और उनकी फोटोकॉपी भी वहाँ पर लेकर के जानी है। ठीक है, ओरिजिनल भी होने चाहिए और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। जब मैंने बीएसएफ का ये पीएसटी और डीवी हुआ था, उस दिन कोई एक बच्चा था, तो उसको पता ही नहीं कि पीएसटी और डीवी है, उसको लगा ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लेकर के आया। तो फिर उसको मौका दिया कि आज आप मंगा सकते हो, किसी को फ़ोन कर दो, तो आज तो आप मंगा सकते हो, तो उसको एक मौका दिया था। तो लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं सारे, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो छठा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र में से कोई एक अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए लाएं। तो वो तो आपको रिपोर्टिंग के वक्त ही आपसे मांग लेंगे, वहाँ पर वो देखेंगे, उसके बाद ही आपको एंट्री वहाँ पर मिलने वाली है।
सातवां पॉइंट है कि इस ई प्रवेश पत्र के सुरक्षित रख रखाव के लिए आप जिम्मेदार हैं और इस ई प्रवेश पत्र का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग करते हुए पाए जाने की स्थिति में आपको सिद्ध करना होगा कि आपने किसी अन्य व्यक्ति की सेवा का उपयोग नहीं किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों के पास सुरक्षित होना चाहिए। हो सकता है ये एडमिट कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लग जाए और वो इसका मिसयूज़ कर ले, ठीक है। तो ऐसा होने पर आपको सिद्ध करना होगा कि आपने किसी अन्य व्यक्ति की सेवा का उपयोग नहीं किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आठवां पॉइंट है कि भर्ती के लिए आपका अभ्यावेदन अंतिम है। नौवां पॉइंट है कि आपको भर्ती के अंदर पर मोबाइल फ़ोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अथवा अन्य कोई कीमती या महंगी वस्तु नहीं लाने की सलाह दी जाती है। किसी भी ऐसी वस्तु के खोने पर जो है आपका CISF है वो जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन या कोई महंगी कोई गैजेट वगैरह है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो नहीं लाने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं लेकर के जाना है, आप लेकर जा सकते हो। ऑब्वियसली आप मोबाइल लेकर जाओगे, सब लोग अपने बैग में उसको रख लेना है। वो बोलेंगे इसको स्विच ऑफ कर लो, आपको वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, कुछ फोटो वोटो नहीं खींचना है। फ़ोन हो सकता है आपके पास, अपने बैग में रखना, स्विच ऑफ आपको रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर ये फ़ोन वगैरह आपका गुम हो गया तो उसका जिम्मेदार CISF नहीं होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो अगर आप इसको संभाल सको तो ले आना, वरना मत लाना। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। जो भी आपके पास फ़ोन है या और कोई कीमती चीज़ है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। CISF की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होने वाली अगर वो गुम हो गया है तो। और दूसरा बात, आपको फ़ोन से कोई भी रिकॉर्ड नहीं करना है, कोई भी फ़ोटो नहीं खींचना वहाँ पर, अन्यथा आप पर कोई कार्यवाही आप हो सकती है, ठीक है। आपका 10वां पॉइंट है कि यदि शैक्षणिक जाति एवं निवास प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो अनुप्रमाणिक हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद साथ में लाएं। तो आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर ये हिंदी या अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में है तो हो सकता है अन्य किसी भाषा में भी हो तो, लेकिन आपको जो है अनुप्रमाणिक हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद आपको उसमें साथ में लाना है। तो उसका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद में जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको साथ में लेकर आना है। 11वां जो पॉइंट है आपका कि यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र राज्य या केंद्रीय बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्थान के हैं, आपके जो 10th और 12th के मार्कशीट जो हैं राज्य या स्टेट या सेंट्रल बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्थान के हैं, तो भारत सरकार की अधिसूचना साथ लाएं जिसमें उद्घोषित हो कि संस्थान या विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त हो। यानी कि आपके जो 10th 12th के जो मार्कशीट है वो मान्यता प्राप्त स्कूल के होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 12वां पॉइंट है कि विभागीय उम्मीदवारों को अधिसूचना के अनुलग्न 8 के अनुसार यूनिट कमांडर द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना होगा, ठीक है। 13वां जो पॉइंट है वो है भूतपूर्व सैनिक के मामले में कार्यभार मुक्त पुस्तिका अधिसूचना के अनुलग्न 9, 10, 11 के अनुसार शपथ पत्र और रक्षा सेवा में धारित पद के निचले पद पर सेवा करने का इच्छा प्रमाण पत्र आपको लाना है। 14वां आपका पॉइंट है कि आपको निर्दिष्ट स्थान, दिनांक तथा समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना होगा। नाकाम रहने पर आप भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित रह सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि जिस दिन आपका फिजिकल है और जिस स्थान पर है वहाँ पर आपको उस टाइम उसी दिन आपको पहुँचना है उसी सेंटर पर। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह सकते हो। कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि सर मेरा इस दिन PST है लेकिन इस दिन मैं नहीं जा पाऊँगा किसी कारणवश, तो क्या मैं 2 दिन बाद जा सकता हूँ? तो ऐसा इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, एक ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा सेंटर दूर है तो क्या मैं अपने पास के सेंटर पर जा सकता हूँ? तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। जहाँ आपका सेंटर आए और जिस दिन आए उसी दिन उसी स्थान पर आपको जाना होगा। 15वां पॉइंट है कि यह केवल PST और दस्तावेजीकरण यानी कि PST और DV ही के लिए बुलावा पत्र है, इसको आप अंतिम चयन ना समझें। यानी कि जो अभी आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो PST और DV के लिए, सिर्फ इसको आप अपना अंतिम चयन ना समझ लेना, ठीक है। ये आपका पॉइंट है। 16वां जो पॉइंट है आपका कि आपको भर्ती हेतु 1-2 दिन रुकने के लिए अपने प्रबंध के साथ तैयार होकर आना है। यात्रा और ठहरने के लिए कोई भी TA या DA दे नहीं होगा। तो आप भर्ती के लिए जा रहे हो तो सुबह से रात तक का भी वहाँ पर टाइम लग सकता है, तो इसलिए रुकने की व्यवस्था आपको खुद को करनी है, CISF नहीं करेगा। यात्रा और जो ठहरने की व्यवस्था है वो आपको खुद को करनी है। यात्रा के लिए भी किराया वगैरह जो है CISF आपको नहीं देगा, तो वो आप खुद से देख लेना। रहने की व्यवस्था प्लस आपके ट्रेवल की व्यवस्था दोनों आप लोगों को करनी है। 17वां पॉइंट है कि कोई भी अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है या फिर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य किया जा सकता है। किसी भी स्तर पर उसका जो
एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, किसी भी स्तर पर उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। ये आपका पॉइंट है। 18वां पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करने से पहले अपनी जो योग्यता मापदंडों की जांच कर लेनी है कि आप एलिजिबल तो हो ना इस भर्ती के लिए, वो आपको पहले ही जांच लेना है। 19वां पॉइंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को अधिसूचना में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपके जो ईडब्ल्यूएस वगैरह का जो एक उन्होंने फॉर्मेट जो जारी किया है, उसी फॉर्मेट में आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको लोगों को ध्यान में रखना है। 20वां पॉइंट है कि यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना या कथन गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी भर्ती के किसी भी चरण में रद्द की जाएगी। तो आप जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है या जो एडमिट कार्ड है उसमें कोई गलती है तो उसको चेक कर लेना। हो सकता है अब वो लोग इसको ठीक कर दें, अगर बाद में ऐसा कुछ पाया जाता है तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी लेवल पर। वो आपकी जिम्मेदारी होगी, उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये 20 पॉइंट है, इनको अच्छे से आप समझ लेना, अच्छे से ध्यान में रख लेना है। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं पीएसटी में आपका क्या होने वाला है, मैंने सारा कुछ आपका क्लियर कर दिया है। वेट में आपको कोई भार नहीं करेगा, रनिंग आपकी बिल्कुल नहीं होने वाली है, इसमें हाइट, वेट और चेस्ट बस मापना है, वेट में कोई भार नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने डिटेल से बता दी हैं। एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपका क्या होने वाला, और एग्जिट आप देख लेना, हो सकता है रात को 8 भी बज जाए। ऐसा बीएसएफ में मेरे साथ हुआ था। बीएसएफ में हमें रात के 8 बज गए थे जब उन लोगों ने हमें छोड़ा था, और हो सकता है 2 बजे भी वो आप लोगों को छोड़ दें। तो वो बिल्कुल मतलब सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो कब आपको छोड़ेंगे, कब आपकी भर्ती जो पूरा सभी लोगों को एक साथ वो छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बेस का हो गया है पीएसटी और डीबी तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। सभी जितने भी जो लोग हैं उन सभी का पीएसटी और डीबी होने के बाद सभी लोगों को एक साथ वो छोड़ेंगे। जो लोग रिजेक्ट हुए हैं उनको वो हो सकता है कि पहले छोड़ दें, लेकिन जो सिलेक्ट हो चुके होंगे उनको वो बाद में छोड़ेंगे एक साथ। तो रात के 8 भी बज सकते हैं, हो सकता है वो 2 बजे भी छोड़ दें, बट आई थिंक 12 बजे से पहले तो शायद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतना जल्दी तो कुछ होने वाला है भी नहीं। तो 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो कभी आपको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ बीएसएफ की भी ऑब्वियसली, जिसने सीआईएसएफ का दिया वो बीएसएफ का भी पीएसटी और डीवी दिया होगा। जिनका क्वालिफाई हो चुका है उन लोगों के लिए क्लासेस हैं, कंप्यूटर की हैं, क्लरिकल एप्टीट्यूड की हैं और रीजनिंग की हैं। और सीआईएसएफ की भी जल्द ही हम क्लासेस लाने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।